हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश वर्ग एक पात्रता परीक्षा के लिए जो हम लोग का चल रहा था यूनिट 1 भू आकृति विज्ञान यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे, आपको पता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत हमने लगभग सारे चैप्टर्स को कवर किया है, मतलब जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे उसको कवर किया। आज जो हमारा बहुत 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 इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है वो है बिग बैंग सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी जो सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के, आज हम लोग जो है इसी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप यूजीसी नेट हो या मध्य प्रदेश वर्ग एक के साथ साथ यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हों या तो कहीं भी जहाँ पर पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत आ रहे हैं, वो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिग बैंग सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ समझिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। चलिए, सबसे पहले बिग बैंग सिद्धांत। इससे पहले आपको पता है बहुत सारे सिद्धांत आए, मतलब बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अपनी तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में समझाने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं था जो सर्वमान्य कर दिया गया हो प्रॉपर कि हाँ जैसा आपने कहा वैसा ही हुआ हो। ऐसा अभी तक बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एक बहुत ही कम उम्र के व्यक्ति आते हैं, जॉर्ज लेमेट्रे। ठीक है, क्या नाम था इनका? जॉर्ज लेमेट्रे। कहीं कहीं आपको जॉर्ज लेमेंटियर दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको जॉर्ज लेमेट्रे याद रखना है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत जो है इन्होंने ही दिया था, बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी इसको कहते हैं। क्या कहा जाता है? बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेट्रे ने किया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत जो है इन्होंने ही दिया। ठीक है, और इन्होंने ये जो बिग बैंग थ्योरी है इसमें विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना या एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, मतलब ये जो इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दिया था इसको और किन नामों से जाना जाता है? इसको कहते हैं विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना या एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस कहा जाता है, और साथ ही साथ बिग बैंग थ्योरी तो कहा ही जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत ये है, मतलब कि इन्होंने जैसा ही कहा हूबहू वैसे ही हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा ब्रह्मांड का विस्तार तात्पर्य आकाश गंगाओं के मध्य होने वाले विस्तार से है। जो ब्रह्मांड का विस्तार है ना वो आकाश गंगाओं के मध्य होने वाले विस्तार से माना गया है। ठीक है, कि मतलब किस तरीके से हमारी आकाश गंगा में विस्तार हुआ और किस तरीके से हमारी पृथ्वी उत्पत्ति हुई। तो ये जो सिद्धांत है इसका जो विस्तार है आकाश गंगा के मध्य होने वाले विस्तार, जो आकाश गंगा है उसके मध्य जो विस्तार हो रहा है तो उसी से संबंधित ये बताया था। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें और हम जान लेते हैं। एक और महान हमारे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट वेगनर। ठीक है, रॉबर्ट वेगनर महोदय जी। इन्होंने 1967 में एक बात कही, इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। मतलब इन्होंने कहा कि एक्चुअल में जितनी भी आकाश गंगाएं हैं उनका विस्तार अभी जारी है। ये रॉबर्ट वेगनर ने कहा था पहले ही 1967 में। तो कभी कभी पूछा जाता है इस सिद्धांत की, मतलब ये जो बिग बैंग थ्योरी इसको और ज़्यादा विस्तृत व्याख्या किसने किया था? तो विस्तृत व्याख्या करने का जो श्रेय जाता है वो रॉबर्ट वेगनर महोदय को जाता है। 1967 में इन्होंने दिया था। कब? 1967। ठीक है, फिर आते हैं एडविन हब्बल। एडविन हब्बल 1920 में इन्होंने भी ये लोग आप देख रहे हैं ना, ये दोनों लोग जो है बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट किए थे, यानी इन्होंने जो कहा वो चीज़ें बिग बैंग में साबित हुई हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट वेगनर 1967 में विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत किया था, इससे संबंधित था। फिर आते हैं एडविन हब्बल। एडविन हब्बल 1920 में ही इन्होंने
ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और समय समय बीतने के साथ साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। ये बताया था किसने? एडविन हब्बल ने। कब? 1920 में। यानी इनका कहना ये है कि अभी भी विस्तार ब्रह्मांड का जारी है और इसमें जो उपस्थित आकाश गंगाएं हैं यानी जो गैलेक्सियां हैं वह एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। ठीक है, एक दूसरे से क्या हो रही हैं? दूर होती जा रही हैं। और जैसे यहाँ पे एक आकाश गंगा है, वो यहाँ से खिसक के और दूसरी जगह चली गई, लेकिन वहाँ पे उसके थोड़े से आपको पिछले वाले आकाश गंगा के साक्ष्य प्राप्त रहेंगे ही। तो इसके इनका कहने का मतलब कि जैसे यहाँ पे आकाश गंगाएं हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे से क्या हो रही हैं? पहले नज़दीक थी तो ये सभी दूर जा रही हैं। यानी इसका आकाश गंगा का विस्तार यानी ब्रह्मांड का विस्तार जो है अभी जारी है। ठीक है, किसने बताया था? ये 1920 में ही किसने बताया था? 1920 में ही एडविन हब्बल ने बताया था। क्या नाम इनका? एडविन हब्बल। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो ये दो थ्योरी जो है ये किससे संबंधित है? ये दोनों थ्योरी जो है ब्रह्मांड के विकास से संबंधित है, जो कि बिग बैंग को सपोर्ट करती है। ठीक है, याद रखिएगा, एक रॉबर्ट वेगनर महोदय की और एडविन हब्बल सर की 1920 में। चलिए अब आगे देखते हैं। अब फिर आते हैं हम लोग बिग बैंग थ्योरी। तो ये थ्योरी तो पहले ही आ गई थी। कब? 1920 और 1967 में। लेकिन इसी बीच बिग बैंग थ्योरी जो है क्योंकि पहले ही जो है ना, ये जो 1920 वाली थ्योरी थी, इन्होंने बता दिया था कि अभी भी विकास जारी, आकाश गंगा एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यानी पूरा स्वरूप जो है बिग बैंग को सपोर्ट कर रहा है। तो अब बात करते हैं, जॉर्ज लेमेट्रियर सर आए, लेमेट्रे बोलते हैं इनको। ये बेल्जियम के थे, बहुत कम उम्र थी इनकी। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत इन्होंने दिया था जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं 1964-65 के आसपास। ठीक है, और इन्होंने बताया, अब बहुत 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 महत्वपूर्ण है, एकदम बढ़िया से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ आप लोग लिखते चलिएगा, तो अपने अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। इन्होंने कहा कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व घने पदार्थ वाले विशाल आकाश अग्निपिंड के आकस्मिक जोरदार विस्फोट तथा उससे उत्पन्न विकिरण के कारण पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इनका ये कहना है कि लगभग 13 अरब वर्ष पूर्व एक छोटा सा गोला था और अचानक से उसमें क्या हो गया? विस्फोट हो गया। ठीक है, बहुत ही अचानक से उसमें विस्फोट हुआ, बहुत ही जोरदार धमाकेदार, और जिससे बहुत सारी गैलेक्सियाँ निकली, लगभग 100 अरब गैलेक्सी निकली। और इन्हीं 100 अरब गैलेक्सियों में से एक गैलेक्सी हमारी है, जिसमें हमारा पूरा सौरमंडल स्थित है, जिसको हम कहते हैं आकाश गंगा। और हाँ, जस्ट हमारे बगल वाली जो गैलेक्सी है उसको कहते हैं क्या? उसको कहा जाता है एंड्रोमेडा। ठीक है, तो इनका यही कहना था कि हमारी जो गैलेक्सी है पहले ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। इनका ये कहना था कि ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, एकमात्र एक गोला था, अचानक से उसमें क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है। ठीक है, और बहुत सारी गैलेक्सियाँ निकलती हैं। तो ये कब की बात हो रही है? ये हो रही है लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व। एक बहुत ही घना पदार्थ था, एक मतलब गोला था बहुत घना सा, और अचानक से वो एक अग्निपिंड के रूप में उसमें विस्फोट हो जाता है। ठीक है, और वो जो है उसका विकिरण चारों तरफ फैल गया। अब देखिए क्या होता है, विस्फोट के पश्चात उत्पन्न पदार्थों के सृजन से अनेक पिंडों का निर्माण हुआ, बहुत सारे पिंड निर्मित हुए, और कालांतर में पिंडों के आकार में वृद्धि होने से आकाश गंगा का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि कालांतर में पिंडों के आकार में वृद्धि होने लगी। वही जो पिंड थे छोटे छोटे बने, उसमें बहुत सारे आकाश गंगा का निर्माण हुआ। वो जो पिंड थे, छोटे छोटे टुकड़े थे जो, वो अचानक से बढ़ने लगे तो आकाश गंगा का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ठीक है, आकाश गंगा पुनः विखंडित से तारों का निर्माण हुआ, और पुनः आकाश गंगा में फिर विखंडन हुआ और फिर से तारों का निर्माण हुआ उसी आकाश गंगा के अंदर। आपको पता है यहाँ अंदर बहुत सारे तारे आपको दिखाई देंगे। तारों में विखंडन से ग्रहों का अब जब तारे टूटे तो तारे जब टूटे तो उसमें से ग्रह निर्मित हुए। ठीक है, ग्रह बने। यह प्रक्रिया वर्तमान में भी जारी है। इसकी पुष्टि डॉपलर प्रभाव से भी की गई है। मतलब समझिएगा, एक पहले ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, अच्छे समझिए, पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक था छोटा सा
पॉइंट कह सकते हैं या एक छोटा सा पृष्ठ कह सकते हैं। अचानक से जितने भी आसपास के धूल के कण थे सब इसमें चिपकते गए और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो इसमें चिपकते गए। बहुत घना होता गया ये, और जब घना होता गया तो इसमें इतना प्रेशर बढ़ गया, अचानक से इसमें क्या हुआ, विस्फोट हो गया। ठीक है, विस्फोट हो गया, और विस्फोट होने के बाद इसमें बहुत सारे धूल के कण के साथ साथ बहुत सारे एलिमेंट्स वगैरह निकले। ठीक है, और यही जो एलिमेंट्स है ये धीरे धीरे विस्तारित होने लगे, बढ़ने लगे, और यही बढ़ते 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 बहुत सारी गैलेक्सियां बन गई। गैलेक्सियां, बहुत सारी गैलेक्सियां। और पता है आपको, इस गैलेक्सियों के समूह को कहा जाता है सुपर क्लस्टर। क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। आई थिंक ये नोट्स में मैंने जो है लिखा नहीं है, तो इसको नोट कर लीजिए। बहुत सारे गैलेक्सियों के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। ठीक है, जिसमें से सिर्फ एक गैलेक्सी जो है हमारी है। ये सभी गैलेक्सियों में एक गैलेक्सी जो है हमारी है, जिसको नाम दिया गया है क्या? आकाश गंगा। ठीक है, और हमारी पड़ोसी गैलेक्सी का नाम है क्या? एंड्रोमेटा। इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसमें नहीं लिखा हुआ है। एंड्रोमेटा क्या कहा जाता है? एंड्रोमेटा कहा जाता है। ठीक है, और ये जो गैलेक्सी है ना, इसी गैलेक्सी में तारे बने। ठीक है, गैलेक्सी के अंदर तारे बने, धीरे धीरे तारे, और तारों में जब विखंडन हुआ तो तारों में विखंडन के बाद क्या हुआ? ग्रहों का निर्माण हुआ, और फिर ग्रह में कुछ विखंडन होता है तो उसके उपग्रह बनते हैं। तो ये प्रक्रिया आज भी जारी है, और इसकी पुष्टि पहले ही डॉपलर प्रभाव से की जा चुकी है। डॉपलर प्रभाव जो कि 1930 में ही यही सारी चीज़ें बताई गई हैं, 1930 में, जिसको रेड शिफ्ट थ्योरी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेड शिफ्ट थ्योरी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, यानी कि ये दोनों बातें जो हमने अभी डिस्कस किया, ये दोनों बातें पहले से बताई जा चुकी थी। एक डॉपलर प्रभाव में, डॉपलर प्रभाव के रेड शिफ्ट थ्योरी में। नोट कर लीजिएगा, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? रेड शिफ्ट थ्योरी से यही बातें बताई गई हैं। और एक हॉयल ने स्टडी स्टेट थ्योरी यानी स्थिर अवस्था संकल्पना में भी बताया है कि इनके अनुसार बताया गया, यानी हॉयल कहते हैं इनके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार सदा एक समान रहा है। मतलब अभी भी उसका विस्तार जारी है। जैसे मान लीजिए एक गैलेक्सी है, वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पर तो चली गई, लेकिन वो जो अपनी छाप छोड़ के जाती है, यानी वहाँ पर हूबहू वो गैलेक्सी रहती है और उसका एक डबल बन करके आगे बढ़ती है। और इसी तरीके से इसका विस्तार जारी है, एक गैलेक्सी फिर दूसरी गैलेक्सी, और इस तरीके से बहुत सारी गैलेक्सी आपके यूनिवर्स में देखने को मिल गया है, एटलीस्ट 100 अरब गैलेक्सी। और इन्हीं गैलेक्सियों के समूह को हमने बताया क्या कहा जाता है? सुपर क्लस्टर कहते हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने, हॉयल ने भी बताया स्थिर संकल्पना सिद्धांत में कि इनके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से आ जाते हैं हम थोड़ा सा अपनी थ्योरी में। तो आई होप आपको ये बिग बैंग थ्योरी समझ में आई होगी। चलिए अब और थोड़ी सी बात करें कैसे विस्फोट हुआ। जॉर्ज लेमेट्री कहते हैं, आपको पता है 1964-65 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। अंतरिक्ष में कुछ नहीं था। इन्होंने कहा अंतरिक्ष बिल्कुल खाली था, कुछ भी नहीं था। एक बिंदु था, एकांकी बिंदु जिसको कहा गया, इसका सिंगुलैरिटी या एकांकी बिंदु कह सकते हैं, बहुत छोटा सा था। इनमें क्या होने लगा? इनमें गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल बस बहुत सर्वाधिक था, जिसके कारण और भी बहुत सारी चीज़ें इस पर चिपकती चली गई। ठीक है, इनका घनत्व बहुत, डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, द्रव्यमान बहुत ज़्यादा था, लेकिन आकार छोटा था। आकार छोटा था लेकिन इसका घनत्व बहुत, वही एकांकी बिंदु जिसमें विस्फोट हुआ। लेकिन उससे पहले की बात हो रही कि ये, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा था, घनत्व बहुत ज़्यादा था, द्रव्यमान बहुत ज़्यादा था, लेकिन आकार में ये छोटा था। और इसके अलावा अंतरिक्ष में और कुछ था ही नहीं, इस एकांकी बिंदु के अलावा कुछ भी नहीं था। ठीक है, और अचानक से उस एकांकी बिंदु में इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया, इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया कि उसमें क्या हो गया? विस्फोट। अचानक से विस्फोट हो गया, दाब बढ़ने के कारण इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ा कि अचानक से उसमें क्या हो गया? विस्फोट हो गया। और दाब के अनुसार 1 सेकंड के अल्पांश में जितना पदार्थ निकलना था निकल गया। मतलब कि जैसे विस्फोट हुआ, और ये जब विस्फोट होता है तो 1 सेकंड के अंदर ये सारी चीज़ें निकल जाती। 100 अरब गैलेक्सियाँ जो आप देख रहे हैं ना, 1 सेकंड में ही, 1 सेकंड के अंदर ये जितना भी पदार्थ उससे निकलना था
वो निकल गया, ठीक है ना। यानी वो जो एकांकी बिंदु था उससे जो पदार्थ निकला वो 1 सेकंड के अंदर ही बाहर निकला। जैसे एकांकी बिंदु है, ठीक है, और ये जो है पदार्थ बहुत ही ज़्यादा 1 सेकंड के अंदर निकल गया, ठीक है। इसका विस्तार अभी भी जारी है। इस तरीके से ये बढ़ते जा रहा है, विस्तार बढ़ता ही जा रहा है। इस तरीके से इसका विस्तार जो है बढ़ता ही जा रहा है। यानी यूनिवर्स आपके बड़े होते जा रहे हैं, बड़े मतलब यूनिवर्स और बड़ा होता जा रहा है क्योंकि विस्तार अभी बढ़ रहा है। सोचिए वो एक छोटा सा पॉइंट था और जब विस्फोट हुआ तो उससे एक ही सेकंड में, मतलब जितना 100% में, आपको पता है ये जो पदार्थ में जितने भी चीज़ें उसके अंदर भरी हुई हैं उस 100% में मात्र 1% ही बाहर निकली हैं, तब जाके इतने बड़े यूनिवर्स का निर्माण हुआ। तो सोचिए 99% अभी भी उस एकांकी बिंदु के अंदर जो पदार्थ है वो भरा हुआ है। अगर वो निकलता तो क्या होता, सोच सकते हैं आप। तो मात्र जब विस्फोट होता है उस एकांकी बिंदु से मात्र पदार्थ का 1% जो है बाहर निकला। आई होप आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी और हम आपको अच्छी तरीके से समझा पा रहे होंगे, ठीक है। मतलब जो एक छोटा सा एकांकी बिंदु था उसमें अचानक से बहुत तेजी से विस्फोट हुआ और 1 सेकंड के अंदर मात्र 1% पदार्थ निकला जिससे पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ। सिर्फ 1%, सोचिए। और 99% अभी तो उसी के अंदर है कहा जाता है, ठीक है। ये सब साइंटिफिक थ्योरियाँ बताती हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो पदार्थ का 1% निकला और जब बाहर निकला ये उसके अंदर का जो लिक्विड था, बाद में क्या हुआ, ठंडा हुआ क्योंकि दाब इतना ज़्यादा था ना। तो बाद में शीतलन की प्रक्रिया हुई। शीतलन, वो जो एकांकी बिंदु था उससे जो चीज़ें निकली वो क्या हुआ, इतना पहले तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था लेकिन धीरे धीरे वो ठंडी होती गई, ठीक है। और जैसे ही वो ठंडी हुई, स्टार्टिंग के 3 मिनट के अंदर, जैसे ही ठंडी हुई आरंभिक 3 मिनट के अंदर पहले मूलभूत कणों की उत्पत्ति हुई। मतलब जैसे ही विस्फोट हुआ, विस्फोट के जस्ट 3 मिनट बाद, ठंडा होने के 3 मिनट बाद न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मैट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन का निर्माण हुआ। मतलब इन कणों की उत्पत्ति हुई, तभी तो बना आगे। आखिर ये सब कहाँ से, जब ये अचानक से विस्फोट हुआ तो विस्फोट होने के मात्र 1% ही चीज़ें वहाँ से निकली और बाद में वो ठंडी हुई और 3 मिनट के अंदर ही ये जो ठंडे होने के बाद इन पदार्थों की उत्पत्ति हुई, यानी इन कणों की उत्पत्ति हुई, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। इसलिए इन्हीं पदार्थों का योगदान माना जाता है पृथ्वी की उत्पत्ति में। लेकिन अभी तक प्रकाश नहीं था, एकदम अंधेरा था यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में अभी भी अंधेरा है, अभी भी अंधेरा है। तो जब से यह सोचिए 1% निकला और 1% ये निकला तो ये बढ़ता जाया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। उसमें जो चीज़ें थी वो बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई और आज भी इसका विस्तार जो है जारी है। वो एक छोटा सा बिंदु जो था आज भी उसमें विस्तार जारी है। उसमें से और भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी निकल रही हैं, लेकिन उस 1 सेकंड के अंदर जितना निकलना था निकल गया क्योंकि अब वो ठंडा हो गया। विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद वो जो बिंदु था थोड़ा ठंडा हो गया, ठीक है ना। अब आपको पता है कि जब विस्फोट हुआ बिग बैंग थ्योरी में विस्फोट के 8 वर्ष तक कोई प्रकाश नहीं था, ब्रह्मांड में कोई प्रकाश नहीं था, अंधेरा ही अंधेरा था विस्फोट के 8 वर्षों तक, ठीक है। फिर पहला परमाणुीय पदार्थ बना हाइड्रोजन गैस। कौन सा? हाइड्रोजन गैस। अचानक से 8 साल बाद हाइड्रोजन गैस बना, तब जाकर के तभी प्रकाश बना और इससे पहले कब प्रकाश संभव ही नहीं था। ये चीज़ें बन गई थी 3 मिनट में, लेकिन पूरे यूनिवर्स में अंधेरा ही अंधेरा था। 8 वर्षों के बाद पहला परमाणुीय पदार्थ बनता है हाइड्रोजन। और आपको पता है हाइड्रोजन और हीलियम जब मिलते हैं तो फिर ये प्रकाश बनते हैं। तो हाइड्रोजन बना तब जाकर के फिर ये प्रकाश बना। इससे पहले कोई प्रकाश था ही नहीं यूनिवर्स में, यानी विस्फोट के पहले भी अंधेरा था, विस्फोट के 8 वर्षों तक भी अंधेरा था, ठीक है। तो आई होप हमारी बातें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। बिग बैंग विस्फोट से लेकर 8 वर्ष तक अंधकार था। बिग बैंग विस्फोट हुआ, उसके 8 वर्षों तक चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इसीलिए इस अंधकार
को डार्क एज कहा जाता है। बिग बैंग थ्योरी के विस्फोट के 8 वर्षों तक डार्क एज नाम दिया गया। क्या दिया गया? डार्क एज नाम दिया गया। ठीक है, फिर धीरे 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 क्या हुआ, जो आकाश गंगाएं थी और उनमें क्या हुआ, कई सारे तत्व बने। मतलब अब इस तरीके से तो हमारा पृथ्वी का पूरे के पूरे गैलेक्सियों का निर्माण हो गया। अब कई सारे तत्व जो तत्व थे ये आपस में जुड़ते चले गए इस तरीके से कई सारे तत्व बने और नज़दीक आते चले गए। फिर धीरे धीरे बहुत सारे तत्व बने और ये सभी तत्व आपस में मिलते चले गए, नज़दीक आते चले गए और ये ऐसे सर्पिलाकार आकृति बनती चली गई। ठीक है, और इस तरीके का ये तारों का समूह बन गया इनके अंदर। ठीक है, और इस तरीके की जो आकाश गंगा है, लगभग अरबों अरब आकाश गंगाएं निर्मित हैं हमारे यूनिवर्स में। सोचिए, मात्र एक आकाश गंगा जिसकी पूरी पहचान आज तक हम लोग खुद नहीं कर पाए हैं, उस तरीके की अरबों अरब आकाश गंगाएं हैं पूरे यूनिवर्स में। सोचिए कितना बड़ा ब्रह्मांड होगा, कितना बड़ा ब्रह्मांड होगा। हमारी पड़ोसी गैलेक्सी का नाम बताया जा चुका है, एंड्रोमेडा। अभी तक तो 100 अरब गैलेक्सियों का पता भी नहीं चल पाया है वास्तविक आंकड़ा क्या है। ठीक है ना, ये तो अनुमान लगाया गया है क्योंकि पहुंचा ही नहीं जा सकता है। तो इस तरीके से गैलेक्सी के अंदर धीरे धीरे तारों का समूह बना। ठीक है, बहुत सारे तारे निर्मित हुए इसी के अंदर और ये आपस में ऐसे सर्पिलाकार तरीके से ये घूमने लगे। ठीक है, और गैलेक्सी हमारी ऐसे घूमने लगी, घूम तो पहले ही से रही थी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरीके से क्या हुआ, धीरे धीरे तारों का निर्माण हुआ इसी गैलेक्सी के अंदर। ऐसे धीरे धीरे ये तारे बनते चले गए, तारों का निर्माण हुआ। और जैसे तारों का निर्माण हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम जब मिलते हैं तो आपको पता है प्रकाश बनता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है जिससे प्रकाश निर्मित हुआ और ये तारे जो हैं रोशनी बनाते गए, रोशनी होती गई गैलेक्सी में। ठीक है, और धीरे धीरे आकाश गंगा विस्तार होते गया, ये आकाश गंगा और बढ़ती चली गई यानी बड़ी होती चली गई। लगभग 80,000 से 150 लाख दूरी का। अच्छा, आपको पता है दूरी का मापक क्या है? प्रकाश वर्ष। दूरी किससे मापते हैं यूनिवर्स में? हाँ, तो प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की निर्वात में चाल है। तो सोचिए कितना तेजी से प्रकाश जो है आकाश गंगा में फैल रहा है। तो दूरी का मापक होता है प्रकाश वर्ष। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि वो जो छोटे छोटे कण थे, इस तरीके से हमारे गैलेक्सी के अंदर जो है ये तारों का निर्माण हुआ। ठीक है, अब देखिए वो जो तारे थे ना, धीरे धीरे क्या होते गया, जो आपको पता है जो हमारी गैलेक्सी है ना वो 3 मुहा है। मतलब ये एक मुहा हो गई, ठीक है, फिर ये ऐसे करके दूसरी मुहा हो गई, मतलब उसको ऐसे निकलते हुए आपको देखेंगे। फिर एक और आपको देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके से, इसकी 3 छोर आपको दिखाई देंगे। और ये जो तारे होते हैं ना, स्टार्टिंग कहाँ से होता है? जब हाइड्रोजन और हीलियम मिलते हैं तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। तो उसमें जो है यहाँ पे स्टार्टिंग, यहाँ से तारे बनते हैं, इसको भ्रूण तारा कहा जाता है। स्टार्टिंग जो है यहीं से होती है, इनके छोरों से, जिनको भ्रूण तारा कहते हैं या आरंभिक तारा कहा जाता है स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे ही घूमते घूमते गैलेक्सी के और अंदर की तरफ जाते हैं तो फिर ये युवा तारा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? युवा तारा। ठीक है, फिर और अंदर जाएंगे तो फिर उनमें जो है इन तारों में विस्फोट होता है। कहा गया कि विस्फोट हुआ जिसमें सुपरनोवा, मतलब स्टार्टिंग में बताया गया कि सबसे पहले एक भ्रूण तारा बना बीच में सबसे छोर पे, फिर और आ गया है तो वो जो है युवा तारा कहलाए। फिर उसमें अचानक से विस्फोट हुआ, इसको सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। ठीक है, और ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये ब्लैक होल है, ब्लैक होल ये पॉइंट है हमारी पूरी गैलेक्सी का। तो जब ये इसमें विस्फोट हुआ तो ऐसे इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु निकले जिसको ग्रहाणु नाम दिया गया। ग्रह, यही परमाणु निकले और ग्रह, और ये भी धीरे धीरे क्या करने लगे, ये निकले और इस तरीके से चारों तरफ फैल गए। और फैलने के बाद ये घूम रहे हैं किसके? ये घूम रहे हैं गैलेक्सी, मतलब ये पूरा सोलर सिस्टम। आपको पता है ये पूरा का पूरा ग्रह गैलेक्सी नहीं है, इसके ग्रह नहीं है इसके अंदर,
एक छोटा सा हमारा सोलर सिस्टम है, ये पूरी गैलेक्सी है और एक छोटा सा सोलर सिस्टम सौर मंडल है जिसमें सन और उसके अंदर हमारे सातों ग्रह हैं जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं। और ये जो सन है ये गैलेक्सी के इधर घूम रहा है, ठीक है ना। इसका भी एक एंड पॉइंट निश्चित है, ये अभी तक बीच में है, यहाँ पे बताया गया है सन और ये पूरा सोलर सिस्टम, और इस तरीके से घूमते 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 एक दिन ब्लैक होल में समाहित हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है सुपरनोवा विस्फोट हुआ, तारों का विस्फोट हुआ, जिससे कि हमारा ये सन और सोलर सिस्टम निकला, ठीक है। और ये भी ऐसे घूम रहा है चारों तरफ। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं उपग्रह और चंद्रमा। तारों के निर्माण की प्रक्रिया 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व मानी गई है। मतलब उपग्रह और चंद्रमा की बात करें तो तारों के निर्माण की प्रक्रिया जो है 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। तारों के निर्माण की प्रक्रिया 5 से 6 अरब वर्ष पहले ही हुई थी और पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4 मतलब पहले पृथ्वी की उत्पत्ति, पहले तारे बने 5 से 6 अरब पहले तारों का निर्माण हुआ। फिर जब उन तारों में ऐसे विस्फोट हुआ तब जाकर के हमारी पृथ्वी बनी, मतलब पूरा सोलर सिस्टम तैयार हुआ 4.8 अरब वर्ष पूर्व। तारे तो बन गए थे 5 से 6 अरब वर्ष पहले, ठीक है। फिर चंद्रमा कैसे बना उसको भी समझिएगा। चंद्रमा की बात करें तो जैसे मान लीजिए, तो समझ में आया, सबसे पहले गैलेक्सी बनी, गैलेक्सी के बाद उसमें स्टार्स बने, स्टार में अचानक विस्फोट हुआ तो उसमें से हमारा सोलर सिस्टम और हमारी पृथ्वी बनी, ठीक है। अब जो हमारा अर्थ है ना, कहा जाता है स्टार्टिंग में कुछ थ्योरी बताती कि जब ये पृथ्वी बनी तो ये जो कुछ इस तरीके से थी इसकी आकृति पृथ्वी की, ठीक है। लेकिन अचानक से कुछ टुकड़े जो हैं पृथ्वी से हट के अलग हो गए। पृथ्वी का कुछ टुकड़ा जो है हट के अलग हो गया और ये अलग हो गया तो कुछ इस तरीके से दिखने लगा, ये ऐसे और ये ऐसे, और पृथ्वी अपनी जगह पे भी घूम रही है और ये जो टुकड़ा था ये भी घूमने लगा। तो ये जो टुकड़ा था यही चंद्रमा हो गया और ये हमारी पृथ्वी हो गई। बहुत सारे थ्योरी में बताया गया इसको। तो जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तभी इसका निर्माण चंद्रमा का हुआ। जब पृथ्वी बन रही थी तभी पहले इस तरीके से आकृति थी, लेकिन अचानक से ये कुछ टकरा गया, कुछ आके इसमें कुछ पदार्थ आके इसमें टकरा गए। इतना तेज टकराव हुआ कि इसका एक हिस्सा निकल के इधर साइड में चला गया और ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तो जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तभी इसका निर्माण हुआ, यानी पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था 4.5 अरब वर्ष पूर्ण, तो यानी चंद्रमा भी उतना ही पुराना है। पृथ्वी जब बनी तभी एक टुकड़ा पृथ्वी से आकर के टकरा जाता है, यानी जब पृथ्वी क्या हुआ बन रही थी, पृथ्वी हमारी बन रही थी तभी एक टुकड़ा आके इससे टकरा जाता है और पृथ्वी का एक भाग, मतलब पृथ्वी का एक हिस्सा जो है टूट के अलग हो गया इस तरीके से, और पृथ्वी अलग और चंद्रमा अलग। पृथ्वी अपनी जगह पे घूम रही है और चंद्रमा इसके साथ परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। और ये इस तरीके से पृथ्वी की और चंद्रमा की उत्पत्ति हुई और आज भी ये लोग इस तरीके से परिक्रमा कर रहे हैं। तो इस तरीके से सोचिए कितना बड़ा यूनिवर्स है, कितना बड़ा यूनिवर्स है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी गैलेक्सी है। ये तो एक छोटा सा भाग है हमारा गैलेक्सी का। हम लोग कहाँ हैं अभी, हम प्रेजेंट जैसे हम लोग एमपी में, एमपी फिर इंडिया, एशिया कॉन्टिनेंट के और अंदर आप जाएंगे तो आपको पूरा पृथ्वी मिलेगी। पृथ्वी के बाहर आप देखेंगे आपको चांद दिखाई देगा, फिर पूरा आपको सोलर सिस्टम दिखाई देगा जिसमें सन है और हमारे सभी ग्रह हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ये सोलर सिस्टम कहलाता है। और एक सोलर सिस्टम, एक पता है आपको, ये जो इतना बड़ा सोलर सिस्टम एक छोटा सा गैलेक्सी का हिस्सा है जिसमें सन और पूरा सोलर सिस्टम है और ये पूरा घूम रहे हैं गैलेक्सी के चारों तरफ से ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है ना। और ये स्टार्टिंग में यहाँ से हुआ था, ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे घूम रहा है और एक दिन ब्लैक होल तक ये पहुँच जाएगा, ठीक है। सोचिए, और ये गैलेक्सी पूरे यूनिवर्स का एक छोटा सा कण है। हमारी जो गैलेक्सी है पूरे यूनिवर्स का एक छोटा सा कण है। सोचिए इस तरीके की 100 अरब गैलेक्सियाँ हैं पूरे यूनिवर्स में और इस तरीके से सारी गैलेक्सियाँ घूम रही हैं। कितना बड़ा यूनिवर्स होगा, सोचिए कितना बड़ा यूनिवर्स होगा। तो इस तरीके से यह जो थ्योरी रही है समाप्त होती है। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। आप इसका शॉर्ट नोट्स
ज़रूर बनाइए। आपको अगर इसका शॉर्ट नोट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल, मतलब यही नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल द लर्निंग उनके नाम से है, वहाँ पर जाइए, आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो आई होप आपको पृथ्वी की उत्पत्ति के सभी सिद्धांत, ही हमारी आखिरी थ्योरी थी, इंड थ्योरी थी। आज से हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति के सभी सिद्धांत समाप्त होते हैं। तो भू आकृति विज्ञान का सबसे इम्पॉर्टेंट जो भाग था वो ख़त्म हो गया। आई होप आपको ये सारे सिद्धांत समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना अच्छे से प्रिपेयर नोट, एकदम शॉर्ट वे में। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको बस पढ़ना है, लिखना है, समझना है, याद करना है, कुछ करना ही नहीं। हम सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं। आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, क्योंकि पूरे आप देख लीजिए यूट्यूब पर इस तरीके से कोई नहीं बता रहा होगा, एकदम टू द पॉइंट, एग्जैक्टली शॉर्ट वे में सारी चीज़ें हो जाना। ठीक है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाँ, कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, नीचे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट हफ्ते में। 3 से 4 वीडियो ही आ पाएंगी, रेगुलर नहीं रहेगा। आप लोग रेगुलर इंतज़ार ना करें, हो सकता हो कभी कभी रेगुलर रहें, लेकिन हफ्ते में 3 या 4 कोशिश करें 5 वीडियो ज़रूर आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर, बाय।